अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी जिन्नात का मस्कन घर। शादी होकर मैं जिस घर में आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप का ये घर जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लान जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शोहर और अब तीसरा फर्द मैं। उस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहां दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीह हाथ में लगी रहती। शोहर आफस होते, मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती, काम कर जाती, खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि यहां हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहां रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या मुझे वो अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीबो गरीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट की आवाज पे मैंने पीछे मुड़कर देखा। तवक्का के मुताबिक मेरी सास थी जो अम्मी कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा जी अम्मी पका देती हूं। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आने वाले वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाने में ट्रे में सजाकर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा कि आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली ये गोश्त की प्लेट ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों में रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है, चुनाचा मैं चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ियों पर रख आई और हैरत की इंतहा न रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाकयात की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती एक प्लेट ऊपर वाली मंजिल में ले जाने वाली सीढ़ियों पर रख कर दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो भी रख देती और फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी कि यहां जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाकयात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी ऐसे लगता कि बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज्यादा हैरानकुन भी हो जाता। एक दफा यूं हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बच गई। या अल्लाह कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकले, थोड़ी सी देर लग गई।
बाहर आई तो देखा कि मेरे शोहर सोफे पे बैठे थे। आप यहां इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। उससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहां हो तो जिसने दरवाजा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम ही निकली हो, तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल ये दोनों मियां बीवी ने बात को ज्यादा कुरीदा नहीं, हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मां की मां मिली कि मां बनने वाली हूं। यहां से मेरे साथ होने वाले वाकयात कुछ बेहानक रुख इख्तियार कर गए। उस रात मैं और शोहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो उस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के ना जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, स्याह लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बाएं गाल पे खड्डा सा था, जिसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो, और उसके हाथ में कोई नोकीली सी चीज थी, चाकू टाइप, और वो बेड पे मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उसे देख रही थी और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो नोकीली चीज मेरे दिल पर रख दी और फिर वो उसे चलाती हुई मेरे पेट तक लाई। फिर उसने हाथ हवा में ऐसे उठाया जैसे वो चीज मेरे पेट में घोंप दी गई, और जैसे ही उसकी नोकीली चीज जो कि चाकू टाइप थी मेरे पेट तक आई, मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबूर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुली थी। मेरे शोहर बेखबर सो रहे थे। क्या वो मेरा ख्वाब था? मैंने सोचा, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का अध खुला दरवाजा जो कि मैं रात को लाग करके सोई थी और कमरे में फैली शदीद नागवार बू इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह रात वाले वाकये का जिक्र शोहर से किया तो वो भी कुछ परेशान हो गए। कहने लगे कि ये बात तुम अम्मी को बता दो। दोपहर को जब मैं खाना लेकर सास के पास बैठी तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी सास ने कहा कि रात को मेरे पास आना, मैं देखती हूं क्या मसला है। इतना तो मैं जानती हूं कि इस घर में रहने वाला जिन्नात का कबीला एक अरसे से इस घर में रह रहा है और वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था कि मेरी सास कुछ ना कुछ अमलियात का इल्म जानती थी, और इस घर में कोई एक आधा जिन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा कबीला जिन्नात का रहता है, जिनमें हर उम्र के जिन्नात मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, और उनका सरदार भी है। खैर, मैंने जैसे तैसे दिन गुजारा। रात को अपनी सास के पास गई तो वो पूछने लगी कि तुम कल रात कहां गई थी? मैंने कहा कि हम रेस्टोरेंट गए थे और वहां से वापसी पर एक फैमिली पार्क चले गए थे। कहने लगी कि उस फैमिली पार्क से एक खबीस औरत तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आ गई है और उसे तुमसे नहीं तुम्हारे बच्चे से गर्द है। वो उसे मार कर ले जाना चाहती है। ये सब सुनकर मैं रोने को आ गई। वो कहने लगी, परेशान ना हो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंक दी और कहा कि हर वक्त अपने गिर्द कुरानी आयात का विर्द करके हिसार बांध के रखा करो। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता उसके बाद भी कोई बंदोबस्त कर लेंगे। खैर, मैं वहां से आ गई मगर बहुत डरी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ ना हुआ। मैं हर वक्त आयात का विर्द करने लगी। ये तकरीबन उस वक्त की बात है जब मुझे 8वां महीना लग चुका था। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। मेरी बुलंद होती हुई चीख उस वक्त मेरे हलक में रह गई
जब मेरा गिरने की बजाय आधी फिजा में ही मुअल्लक रह गई। किसी दो हाथों ने मुझे थामा हुआ था और गिरने से बचा लिया था। मैं वहीं बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी जब पीछे से किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मैंने मुड़कर देखना चाहा, मगर मेरी गर्दन ना हिली। बस आवाज आई, फिक्र ना करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसके बाद वो हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैंने एकदम गर्दन मोड़ कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। हाँ, एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शोहर को मजाक में कहती थी कि ये घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर रहा था। उस घर के भूतों से जो कि जिन्नात थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाले खुद खुआने आकर बताया करती थी कि तुम्हारी छत पे अक्सर रात को रोशनी होती है, जिसमें काफी मर्द और औरतें चलती फिरती नजर आती हैं। अक्सर उस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थी कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर, ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी, और उस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शोहर से कहा, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जिन्नात तो उस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहां से निकली तो उसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूं ना तुम। इस मखलूक को उन लोगों के मुकाबले पर ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहां से निकलकर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीबो गरीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत देखने लगती। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिश की गई, मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई। गला ही सही खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन से वो पैदा हुई, मेरी सास ने मामूल बना लिया। रात उस पे पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही उस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने उसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान ना दिया। बच्चे ऐसे ही हंसते हैं, और कभी कभी इतना शदीद रोती थी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अकेली खेलती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मामा वो आंटी गंदी है। मुंह बसोरते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पर मुझे कुछ नजर ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, और फिर उठकर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती जाती। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज हूं। तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूं। मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। इस तरह की बातें करती अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना करा हुआ था कि मैं नूर से कुछ ना पूछूं, वरना वो खौफजदा हो जाएगी, और जो मुझे नजर आ रहा वो मम्मा को नजर क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पर असर पड़ सकता था। यकीनन उस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे थे जो उसके साथ खेला करते थे, और इस बात से लाइलम थी कि नूर 4 साल की हो चुकी थी। उन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद खराब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहां के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबर गिरी रखते थे, अब उन्हें तुमसे और खास तौर पर नूर से बहुत उल्फत हो गई है।
वो उसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाले जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसे लगता था जैसे वो भी उदास हो, गुमसुम हो गए हों, और मैं खुद भी बहुत उदास थी। उस सब पर के ये कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके हिसार खींचने वाला कोई ना रहा था। मैं खुद ही आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर मां थी ना, एक खौफ था जो हर वक्त दामन गिर रहता। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था, बस आधे हिस्से पर अंधेरा और आधे पे रोशनी, सफेद रोशनी। नूर उन दोनों के बीच में खड़ी थी, मतलब नूर का दायां जिस्म रोशनी में था और बायां अंधेरे में। एकदम एक जोरदार चिंगार बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाएं जानब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरे अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल यह था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ मम्मा, और एकदम मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओह मेरे अल्लाह, मैं दोपहर को सोई, इतना सो गई आज। असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाजा खुला और जैसे किसी नादीदा चीज ने नूर का पांव पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गई। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़कर खींची और अब वो जमीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई उसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सेहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटी जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी टांग हवा में मुअल्लक थी और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसे लगा जैसे मैं किसी चीज से टकरा गई या कोई चीज मुझे मारी गई है। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरी। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर जमीन पर घसीटती हुई लान में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती जा रही थी, भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। ना जाने कैसी जगह थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पैरों से सहाल मादा बह रहा था, चिपका चिपका, चिकना चिकना, शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर, हाय कोई मेरी बच्ची को ला दो। मैं चीखती चिल्लाती उधर से इधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर और मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते पड़ते उसके पास पहुंची। नूर, मैंने उसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर, मैंने नाक के पास ले जाकर सांस चेक की, सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। नूर, मैं उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा, एकदम आवाज उभरी और मैंने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ फासले पर भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, फिर भागना शुरू कर दिया। दूर, कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। एकदम मेरा पांव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। मेरी नूर मेरे ऊपर झुकी, मुझे हिला रही थी। मम्मा उठे। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई थी। मेरे शोहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वो लाजमी बात है कि सारे वाक़े से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लान में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाजा सिर्फ बंद था।
लाख नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपने टूटे फूटे अल्फाज में बताया था। जो कुछ उसे समझ आया था। वो बताती है कि वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी, वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए थे जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहां लड़ाई होती थी और फिर उस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार किया था और कहा था कि मम्मा से कह देना वो औरत मर गई है। मम्मा मम्मा ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी। बेटा जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर सुकून उतर गया था, ये जानकर कि वो मर गई थी। मेरे शोहर भी उस सारे वाक़े पर हैरान थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पर रख दिया। यह हमारी तरफ से शुक्रिया था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं, तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे और मेरे शोहर और बेटी को इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।